नमस्कार। मैं राशिद खान, साधना न्यूज़ के लिए। आज हम यहाँ पर बैठे हैं नागदा विधानसभा क्षेत्र में। बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं, जो चुनाव हुए उनके परिणाम जो 3 दिसंबर को आने वाले हैं उसके लिए, और खास तौर से हम बात करेंगे यहाँ पर नागदा खाचरोद के जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या समीकरण बैठते हैं। हमारे साथ यहाँ पर विशिष्ट अतिथि जी हैं, नागदा के प्रबुद्ध पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सोनवलिया जी। साथ ही हमारे साथ शरद गुप्ता जी भी हैं। हम दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि नागदा के समीकरण क्या बैठता है, क्या परसेंटेज वोटिंग रहा, किस तरह से यहाँ पर वोटिंग हुआ, क्या बहनाओं ने अपना वोट मामा को दिया, क्या जो कांग्रेस की नई योजना है या गैस की टंकियां उसको लेकर खास तौर से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पर शरद गुप्ता जी से। शरद जी, अगर बात करें यहाँ पर के जो अब परिणाम तारीख को आने वाले हैं, लगभग लगभग 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लोगों के अब समीकरण आने लगे हैं, अलग अलग सारी चीजें, एग्जिट पोल भी आने लगे हैं। क्या लगता है अगर हम नागदा और खाचरोद विधानसभा की बात करें, क्योंकि जो 2018 और 2023 चुनाव को किस तरह से आप समीकरण देखते हैं? सबसे पहले तो आपके साधना न्यूज के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और निसंदेह निश्चित बात है कि अभी जो मौसम है जो चुनाव का ही है, और अभी विधानसभा के मतदान हुए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां 3 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगी। निश्चित ही इस बार थोड़ा लंबा खिंच गया है, मतगणना देरी से हो रही, कई जगह पर मतदान जल्दी हो गया और बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। जो ओपिनियन पोल थे, और आज चूंकि 30 नवंबर हो चुका है, आज आखिरी मतदान था तेलंगाना में। उसके बाद एग्जिट पोल शाम 6 बजे से आना शुरू हो चुके हैं। देखिए, एग्जिट और ओपिनियन पोल में बड़ा अंतर होता है ना। तो जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कांग्रेस बढ़त दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर थी, लेकिन जो अब एग्जिट पोल है उसमें ऐसा बड़ा अंतर, अब ऐसा लग रहा है कि जो 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस गेन करेगी, ऐसा दिख रहा है। और जहां तक, चूंकि हम बात नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र की कर रहे हैं, तो जो डेटा है 2018 का जो चुनाव है उसमें जो कांग्रेस और भाजपा को वोट मिले, और जो वोटिंग परसेंटेज है 2023 का, हम एक एक मतदान केंद्र का अगर वोटिंग परसेंटेज पे बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा को वहां भी नुकसान हुआ है। भाजपा एक चीज बड़ी उससे जोर शोर से कह रही है, और बड़ी आश्वस्त भी है, पूरे प्रदेश के भाजपा प्रत्याशी आश्वस्त है कि लाडली बहना का बहुत बहुत सारा उनको माइलेज मिलेगा। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसे नागदा खाचरोद में ही पुरुषों के बनिस्पत जो महिला वोटरों की संख्या है वो कोई ज्यादा लिंगा अनुपात में कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी 7506 महिलाओं ने कम वोट डाले। तो ये वोट, महिलाओं के वोट कैसे कम हो गए इतने सारे, जबकि जो तो तुलनात्मक अपन आंकड़े माने तो उसमें सिर्फ लगभग 2000 महिलाएं कम थी कुल वोटरों में, पुरुषों की अपेक्षा। और वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भाजपा पर ही आएगा। और जो लाडली बहना वाला मामला है, और जहां तक लाडली बहना योजना को भाजपा इतना माइलेज वाला बता रही है, और वो पार्टी के प्रति गेन जो बता रही है, वो कागज पे नहीं दिख रहा है, डेटा पे नहीं दिख रहा है। हम डेटा पे बात करें तो डेटा पे नहीं दिख रहा है। ऐसे 137 मतदान केंद्र है जहां 2018 में कांग्रेस ने लीड की, है ना। उसके बनिस्पत जो बीजेपी के 121 मतदान केंद्र है जहां भाजपा ने गेन किया। लेकिन भाजपा ने जो गेन किया वो बहुत कम से गेन किया। कांग्रेस ने जो 137 मतदान केंद्रों पर जो गेन किया था, बनिस्पत भाजपा के कांग्रेस का वो गेन डबल भी है कहीं कहीं पर। और यहाँ पर इस साल जो वोटिंग हुआ है वहां पर कांग्रेस को नुकसान कम इसलिए दिख रहा है कि वहां वोटिंग परसेंटेज तो गिरा है पिछले चुनाव की अपेक्षा कम। दिलीप जी गुजर जहां से जीते थे 2018 में, वहां भी कहीं पर 1.18% वोटिंग परसेंटेज। जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बूथ हैं वहां पर कांग्रेस कुछ माइनस में वोटिंग हुई है पिछले चुनाव की अपेक्षा 1.96%। वहीं बीजेपी का जहां मामला है, जो जहां से बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्र में गेन किया, जैसे गोथड़ा, कंथार खेड़ी, श्रीवत्स, सेदरी, नारेली, चापाखेड़ा, ऐसे बहुत सारे कांग्रेस को माइलेज मिल रहा है। जो आंकड़े हैं, आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस गेन करेगी। मतलब जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के, उन्हें फायदा मिलता दिख रहा है आंकड़ों के हिसाब से। पिछले चुनाव और अभी के वोटिंग परसेंटेज, और उस समय 2018 के परिणाम, और इससे पहले के 2013 भी है, 2008 भी है, उन सब का अगर हम विश्लेषण करें तो, और चूंकि
बिना गणित के कुछ भी होता नहीं है। तो इस गणित के खेल में अभी फिलहाल तो कांग्रेस को गेम मिलता दिख रहा है। नहीं, जैसे आपने 2008, 2013, 2018, तो उसका गणित आपने कैसे बिठाया? क्या परसेंटेज बैठता है? कहाँ आपने क्या नागदा खाचरोद को या ग्रामीणों को लेकर किस हिसाब से देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में 137 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस ने लीड ली थी। इसके मुकाबले 121 पे भाजपा आगे थी। पिछली बार 258 ही बूथ थे। तो कहीं ना कहीं जो 121 पर भाजपा आगे थी, उसमें जो कांग्रेस 137 पर आगे रही, तो 137 पे जो कांग्रेस की लीड थी वो भाजपा के बनिस्बत ज्यादा वोटों की थी, मतलब वोटिंग परसेंटेज की। मान लीजिए कि कांग्रेस यहाँ 10 से आगे है, तो भाजपा 121 पे कहीं 8 कहीं 7 वोट ऐसा मिला। लेकिन वहीं जहां कांग्रेस प्लस कर रही है, वहां जैसे भाजपा को 5 वोट मिले तो कांग्रेस को वहां से 18 वोट मिले। मतलब ऐसा भी हुआ। मतलब कांग्रेस ने जो गेन करा है अपने बूथों पर, वो ज्यादा अधिक किया है बनिस्पत जो बीजेपी के 121 मतदान बूथ थे पिछली बार के, उसमें परसेंटेज में कांग्रेस से कमजोर थी। और वही आज के परिदृश्य में 2023 के मतदान के प्रतिशत अपन देखें, उसमें भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर परसेंटेज में कमी आई है भाजपा की, है ना। जो वोटिंग परसेंटेज हम उसी 2018 को अगर आधार माने, उसके हिसाब से देखें तो वोटिंग कम हुई है। तो उन उन क्षेत्रों में जहां 121 बूथ है ना, अगर वोटिंग कम हुई है तो निसंदेह, चूंकि वो जो मतदान केंद्र है वो भाजपा के सपोर्टर ही है, तो कहीं ना कहीं वो जो नुकसान होगा 1% का नुकसान है, सीधे सीधे भाजपा 1.5% का। ये हार जीत अगर मानी जाए तो 1-1.5% के ऊपर ही बैठती है। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में तो देखिए मुकाबला चुनाव तो ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है। आप देखें तो वहां ग्रामीण क्षेत्र में तो कांग्रेस बिल्कुल गेन करती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, जो शहरी क्षेत्र है नागदा और बिरला ग्राम, यहाँ पर भी जो भाजपा को लीड मिलती आई है अभी तक, उसमें भी कहीं ना कहीं लंबा नुकसान होता भाजपा को दिख रहा है। लंबा नुकसान, छोटा मोटा नहीं। खाचरोद में जरूर थोड़ा बहुत कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान दिख रहा है, वहां भाजपा को फायदा हो सकता है, खाचरोद में हो सकता है। और जहां तक पूरे प्रदेश की बात है, वहां भी कांग्रेस बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। केलर जी, अगर हम बात करें, जिस तरह शरद जी ने बताया कि कहीं ना कहीं यहाँ से भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है, सारी चीज अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से वो बात करें 2018 के, तो क्या ये आंकड़े जो लाडली बहना के आने के बाद तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं? राशि जी, नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र की अपन बात करें तो नागदा खाचरोद के साथ अगर हम प्रदेश की बात कर लें इसी में, राशि जी मेरा ऐसा मानना है कि लाडली बहना योजना का लाभ संभवत आंशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बाकी जैसा भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि लाडली बहना योजना पर ये चुनाव जीता जा सकता, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा परिणाम उसके कारण मिलेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहना योजना के बारे में याद करूं तो मुझे याद है कि अभी कुछ दिनों पहले जो पिछला विधानसभा में दिलीप सिंह जी गुजर जो कांग्रेस विधायक यहाँ के, उन्होंने एक प्रश्न लगाया था और उन्होंने ये सवाल किया था कि नागदा खाचरोद क्षेत्र में कितनी लाडली बहना योजना को फायदा मिला है। उनके नाम पूछे थे उन्होंने और उनके कॉन्टेक्ट नंबर पूछे थे, उनके पते पूछे थे। तो विधानसभा में ये जवाब दिया गया था कि उनके कॉन्टेक्ट नंबर और उनके मोबाइल नंबर निजी होने के कारण नहीं दिए जा सकते। बाकी जो आंकड़ा सामने आया था उस टाइम पे 39,000 का जो आंकड़ा आया था सामने, तो नागदा प्रॉपर शहर की बात करें तो 15-16 हजार है, और बाकी खाचरोद और वहां की बात करें तो ये 40,000 भी यदि आंकड़ा मान लिया जाए बहना योजना का, ये यदि फैक्टर भारतीय जनता पार्टी बड़ा मान रही है और उस पर फोकस कर रही, तो मेरा ऐसा मानना है कि 80% मतदान हुआ, 32,000 महिलाओं ने वोटिंग किया जिन्होंने लाडली बहना योजना का लाभ लिया था। अब इसमें से क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, उनका वोट बैंक निसंदेह कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में रहता है। तो 8% लगभग यहाँ मुस्लिम मतदाता अपने यहाँ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम महिलाओं ने जरूर लाभ लिया, लेकिन वोट उन्होंने कांग्रेस को दिया होगा। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी विचारधारा है कि कुछ महीना ऑलरेडी पहले से ही थी, जो पहले से परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही थी, तो वो कैलकुलेशन वहां कोई सटीक नहीं बैठता। और इसी तरह से कांग्रेस विचारधारा की भी कुछ महिला थी तो जिन्होंने लाभ जरूर ले लिया होगा। कुछ परिवार ऐसे होते हैं
कि योजना का लाभ तो ले लिया, उसके बाद भी जिनको जहां वोट देना था उनकी मानसिकता बनी हुई है कि वोट कांग्रेस को ही देना, तो वो कांग्रेस को दिया, तो उन्होंने भी लाभ लिया। तो इस तरह से मेरा ऐसा कैलकुलेशन है कि लगभग 5 या 6 हजार महिलाओं का एक कैलकुलेशन सामने आ रहा है कि जो जिन्होंने लाभ लिया है। अब इन 5-6 हजार के आंकड़ों में से कितनी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी या कांग्रेस को वोट देगी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि आंशिक थोड़ा सा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये सोच के बैठ रही है कि इसके भरोसे ही चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए, ये असंभव है। दूसरा मेरा ऐसा मानना था, इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि शरद जी भी बता रहे थे कि महिलाओं का मतदान कम हुआ है, तो मैं निसंदेह इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोषी मानता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कई ऐसी योजनाएं, जैसे पन्ना प्रमुख योजना बनी थी, उन्होंने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल तैयार किया गया था, उनको ट्रेनिंग दी तो गई उनके पार्टी के अंदर की चीजें, पन्ना प्रमुख, प्रमुख, तो लेकिन वो महिलाओं का वोटिंग, महिलाओं का वोटिंग जब कम हुआ तो उसके लिए निश्चित, जब आपने पन्ना प्रमुख जैसी योजना बनाई थी, ये हमारा हर बूथ मजबूत, जिस तरह से नारे दिए गए थे, तो जब महिलाओं का प्रतिशत जब डाउन हुआ, कम हुआ, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ताओं को मुस्तैदी से कार्य करना चाहिए था इस क्षेत्र में, वो महिलाओं को वोटिंग कराने के लिए कहीं ना कहीं बुरी तरह से विफल हुए हैं। तो अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास भी इस तरह के कार्यकर्ताओं को देखने की कमी मिल रही है। तो कांग्रेस का वोट बैंक की अपन बात करें नागदा खाचो निजामाबाद क्षेत्र में, तो 2 बड़े फैक्टर कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। एक गुजर फैक्टर है, जो बिरादरी, जो उम्मीदवार दिलीप सिंह जी गुजर है, 17-18 हजार वोट उनके साथ चलते हैं, और 8% मुस्लिम। इस तरह से 34-35 हजार जो वोट है, और इसमें से 80% भी माना जाए वोट गिरे हैं, तो लगभग 24,000-25 हजार वोट, इसमें से 2 या 3 हजार भी भारतीय जनता पार्टी को, तो 20-22 हजार वोट बैंक दिलीप सिंह जी गुजर ऑलरेडी पहले से लेके ही चल रहे हैं। अब उनको मात्र 1.25 लाख वोटों में से 50 हजार वोट चाहिए, 80-85 हजार में यहाँ कैंडिडेट की जीत हो जाती है, तो 24-25 हजार का वोट बैंक उनके पास ऑलरेडी पहले से ही है। तो उनको वहां पे कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि ये वोट बैंक उनके पास में है, और फिर वो सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, हाथ के पंजे पे, तो उनको 50 हजार वोट और चाहिए, तो उनको आसानी से वो वोट मिल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत मशक्कत करना पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जातिगत चुनाव यहाँ लड़ती है ठाकुर बिरादरी के आधार पर, तो ठाकुर बिरादरी में मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एकजुटता वोट बैंक के मामले में दिख रही है। और दूसरा फैक्टर मैंने ये देखा कि दिलीप सिंह जी गुजर ने अब की बार इस चुनाव में ये किया था कि जो ठाकुर जाति के जो एक राजनेता थे खतरोद जनपद के पृथ्वीराज सिंह जी पवार, उनको बार बार लेकर ग्रामीण अंचल में कहीं कहीं घूम रहे थे, ये इनको लेके घूम रहा है, मतलब इसको तो वो इस बात का फोकस कर रहे थे कि हमारे पास भी ठाकुर नेता है, और वो कहीं ना कहीं ठाकुर वोटों को प्रभावित करने का एक प्रयास था दिलीप सिंह गुजर का पृथ्वीराज सिंह जी पवार के माध्यम से। तो निसंदेह कहीं ना कहीं उनके आसपास के जितने भी जो ठाकुर हैं, वो भुवासा गांव के रहने वाले हैं, तो आसपास के गांव में कहीं ना कहीं उन्होंने इसी ठाकुर मतदाताओं को भी प्रभावित तो निसंदेह किया होगा। शरद जी, अगर बात करें जातिगत समीकरण की बात करें, यहाँ पर जैसे सनोले जी ने बताया कि राजपूत वोट, मुस्लिम माहौल में मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट, SC ST वोट, तो ये क्या यहाँ के इस चुनाव परिणाम में कहीं ना कहीं सार्थक कांग्रेस? राशिद भाई, मैं आपके जातिगत वाले प्रश्न का बाद में जवाब दूंगा, लेकिन आप बीच में एक सवाल लाए थे लाडली बहना योजना का। लाडली बहना योजना भाजपा की USP, और उसी पे पूरा चुनाव लड़ लिया भाजपा ने, और अब जीत के दावे भी उसी एक योजना पर। दुर्भाग्य है कि 17 साल राज इस प्रदेश पे राज करने वाली भाजपा के पास ऐसी कोई एक विकास की योजना नहीं थी जो गिनाकर जिसका लाभ जनता से लिया जा सके। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और जहां तक फ्री ब्रिज योजनाओं की बात है, राशिद भाई आप पढ़े लिखे हैं, और मैं पूरे पढ़े लिखे कौम की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर फ्री ब्रिज योजनाओं से ही इस देश में अगर पार्टियां राज करती रहती तो कोई सरकार गिरती ही नहीं आज तक, है ना। तो पहला बात तो ये कि जो लाडली बहना योजना का सनोलिया जी ने भी बोला कि आंशिक फायदा हो सकता है भाजपा को, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि भाजपा को आंशिक फायदा भी नहीं होगा। अगर आंशिक फायदा भी हुआ तो उससे ही भाजपा की प्रदेश में सीटें बढ़ जाएगी। देखिए, आंशिक फायदे में अगर 15-20 सीटें भी अगर इस जो एग्जिट पोल आ रहे हैं अगर भाजपा की बढ़ा दी तो फिर कहाँ सरकार बन रही है कांग्रेस, है ना। पर जो मेरा मानना है, जो मैंने देखा है जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, देखिए भाजपा के उत्साहित और भाजपा के प्रत्याशी के उत्साहित है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में हर विधानसभा क्षेत्र में
पुरुषों से 4 गुना महिलाएं इकट्ठा हो रही थी। निसंदेह ये आपका उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा, लेकिन ये वोट में तब्दील होगी, बिल्कुल गलत बात है। क्या होता है, महिलाएं योजनाओं का लाभ ले रही है, आप उनसे पूछने जाओगे फिर किसको वोट दोगे, तो वो यही बोलेगी कि नहीं मैं तो भाजपा को ही वोट। हमने ग्राउंड में बहुत सारी ऐसी महिलाओं से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लाभ लेते हुए भी ये स्पष्ट नहीं कहा कि हम उसी को वोट करें। हाँ, नहीं मैंने तो वो भी कवर किया है जिसमें महिला स्पष्ट शिवराज जी का नाम ले रही है, भाजपा का नाम नहीं ले रही कि हम तो शिवराज को ही वोट डालना है ना। लेकिन ऐसी भी महिलाएं मिली जो पढ़ी लिखी थी और समझदार थी, उनका यही कहना था हम तो इसका लाभ हमको ही मालूम है कब तक मिलेगी कब तक नहीं मिलेगी, लेकिन अभी तो ये लेके रख ले क्योंकि देना वापस सरकार को ही है। क्योंकि जैसे ही नई सरकार का गठन होगा, भले वो भाजपा आएगी कांग्रेस, आप देखिएगा अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में कितना जनता उनको भी चुकाना पड़ेगा जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला। अब सनुला जी ने बताया कि कुल 40-42 हजार यहाँ पर नागदा खाचर विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहना बनी, लेकिन फॉर्म तो 80,000 से ज्यादा ने भरे थे, है ना। तो फॉर्म जब 80,000 से ज्यादा ने भरे तो जो 40,000 पृथक रह गई वो तो शुद्ध रूप से विरोधी हो गई ना भाजपा की। वो तो अब ये जो 40-42 है इसमें से भाजपा के पक्ष में कितनी है, मुस्लिमों को अलग हटा दो, आप जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसको भी अलग हटा दो, और जो सनुलिया जी ने बताया कि जो उसमें जिन्होंने लाभ लिया उसमें कमिटेड वोट तो पहले से भाजपा का है, जो महिला पहले से भाजपा को वोट देती आई, और इसका लाडली बहना का कहीं भी मुझे तो असर नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लाडली बहना का फायदा देने के चक्कर में इस सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन बंद कर मिली ही नहीं, किस्तें नहीं मिल रही, आवास योजना की किस्तें जो दूसरी तीसरी किस्त वो तक नहीं मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो भाजपा को नुकसान देंगे। आज भी ऐसा लग रहा था कि प्रदेश की सरकार फिर कर्ज आज की कैबिनेट में लेने वाली थी, तो उसका तो भी क्लियर नहीं। चलिए ये सरकारों के मसले हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि चूंकि देखिए जाति वाली आपका मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा, लेकिन मैं जो लोगों को बताना चाहता हूं, जो मैं लोगों से निवेदन, क्योंकि एक पत्रकार उम्मीद ही कर सकता है बस कि विचार किया जाए। मेरा ये मानना है कि हमें भाजपा कांग्रेस या अन्य राजनीतिक पार्टियों में बनने की बजाय हमें व्यक्तित्व देखना चाहिए, हमें योजनाएं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कौन पार्टी जनहित में बात कर रही है, व्यवस्था के हित में बात कर रही है, कानून के हित में बात कर रही है, उन्हें वोट देना चाहिए। ना कि मैं भाजपाई वोटर, ना कि ये कांग्रेसी वोटर, ना ये। जिस दिन ये सब होने लग जाएगा उस दिन निसंदेह ये एग्जिट पोल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका एक प्रश्न है कि जातिगत रूप से, तो जातिगत रूप से देखिए मैं बताऊं कि कांग्रेस गुजर जो है कांग्रेस से, उनके वोट तो उन्हीं को मिलेंगे। अब चूंकि इधर ठाकुर प्रत्याशी था तो ठाकुरों के वोट भी उनको मिलना थे, लेकिन पिछले 3 चुनावों का मेरे पास ये डाटा है, इसमें मैं ठाकुर गांव आपको मैं बता रहा हूं। इसमें जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादातर ठाकुरों के वोट है। अब जैसे कोठड़ा है, कंथार खेड़ी है, श्री बच्चे, सेदरी है, नारेली है, चापा खेड़ा है, चापा नहर, सकत खेड़ी, केसरिया, भेसोला, बटलावदी, ये ठाकुर बाहुल्य है। तो यहाँ से तो एक तरफा मिलना चाहिए, लेकिन जो 137 और 121 बूथ पे भाजपा मजबूत है, 137 बूथ पे कांग्रेस मजबूत है, उन 121 बूथ में ठाकुरों के भी बूथ शामिल है, वहां 60-40 का ही रेशियो है। मतलब ठाकुर कांग्रेस को भी वोट दे रहे हैं, लेकिन गुजर यहाँ बीजेपी में उतनी संख्या में नहीं आ रहे। तो कुल मिला के ठाकुर प्रत्याशी होने का भाजपा को पूरा लाभ मिलेगा, बिल्कुल गलत बात है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से शहर में चुनाव हुए, नागदा खाचर विधानसभा, कहीं मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं हुई कि शहर के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, विकास के ऊपर तो कोई पूरा चुनाव कहीं दिखा, ना कांग्रेस की तरफ से कहा गया ना बीजेपी की तरफ से कहा गया, सिर्फ एक लाडली बहना और उसके अलावा कुछ भी नहीं। राशिद जी, यह पहला ऐसा चुनाव था कि जो भारतीय जनता पार्टी मात्र एक मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही थी, लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस तरह से ज़्यादा प्रचारित भी इस क्षेत्र में नहीं किया कि हमारी ये विकास योजना है, विकास योजना है। पिछले चुनाव में मैं देख रहा था कि यहाँ से दिलीप सिंह जी शेखावत चुनाव अक्सर लड़ा करते थे, तो वो बार बार ये बताते थे कि मैंने 4,000 करोड़ के, 5,000 करोड़ के विकास कार्य किए। अब की बार ये पहला ऐसा चुनाव था कि जो शख्स बार बार विकास की इस क्षेत्र में बात करता था, वो शख्स इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर था।
अब मैं थोड़ा सा अतीत में जाना चाहूंगा कि ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ बड़े राजनेता जिनकी दखलंदाजी कहीं न कहीं हिंदुस्तान की राजनीति में थी, डॉक्टर थावरचंद गहलोत एक ऐसा चेहरा है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे, भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहे। तो ये पहला ऐसा चुनाव था जो लगभग 40 सालों के बाद पूरे मालवा क्षेत्र में हो रहा था कि डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत चूंकि कर्नाटक में राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर चले गए थे, तो यहाँ उनका किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा आपकी बात में, न कभी वो मंच पर आने का सवाल ही नहीं उठता था, संवैधानिक पद पे थे। तो वहाँ डॉक्टर थावरचंद गहलोत का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। तो एक बड़ा इशू ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हुआ होगा। दूसरा बड़ा ठाकुर बिरादरी की बात करें तो सुल्तान सिंह जी शेखावत ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़नगर का प्रभारी बना के भेज दिया गया, तो यहाँ उनका वो रिक्त स्थान हुआ। तीसरा बड़ा चेहरा दिलीप सिंह जी शेखावत का जो टिकट काटा और उनको टिकट काटने के बाद में मंदसौर नीमच भेज दिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह बड़ा सवाल खड़ा किया कि दिलीप सिंह जी शेखावत को आखिर किसने मंदसौर नीमच में भेजा, उसका नियुक्ति पत्र तो बताएं। इस तरह की भी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई। तो ये जो बड़े तीन चेहरे थे, डॉक्टर गहलोत, सुल्तान सिंह जी शेखावत और दिलीप सिंह जी शेखावत, ये तीनों इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर थे जो पब्लिक में कहीं ना कहीं अपील कर सकते थे। हालांकि सुल्तान सिंह जी ने एक आध बार कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में दौरा किया, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इतना आंशिक दौरे से कुछ भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे तेज बहादुर जी, वो अपने साथ में लालसिंह जी राणावत को साथ में ले लेके घूम रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि लालसिंह जी राणावत की राजनीति का एक बहुत बड़ा गेप इस विधानसभा क्षेत्र में हो चुका था। तो मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर जो तेज बहादुर सिंह चौहान कहीं ना कहीं अलग थलग या अकेले पड़े हुए थे इस मामले में, उनके पास में ऐसी कोई लीडरशिप नहीं थी जो कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व कर सके उनके साथ में। तो उसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को निसंदेह कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। एक टीम मैनेजमेंट के ज्ञाता माने जाते हैं डॉक्टर साहब, काफी चुनाव जीता है, निसंदेह। क्या इस बार उनका टीम मैनेज उनके लिए फेल हो गए? देखिए, मैंने आपके पहले इंटरव्यू में भी बात की थी कि संगठन और सत्ता दोनों अलग अलग मूड हैं और दोनों अलग अलग ट्रैक हैं। संगठन के लिहाज से डॉक्टर साहब श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नेतृत्व में कईयों को चुनाव जिताए हैं और बहुत ही कम संसाधन और कम रुपयों में चुनाव का प्रबंधन करके उन्होंने दिखाया है। लेकिन चूंकि अभी वो खुद प्रत्याशी थे और सत्ता की मुख्य धारा से जुड़ने का उनका प्रयास था, वहाँ वे कुछ भी नहीं कर पाए। मैनेजमेंट के स्तर पर तो बिल्कुल ही गौण था उनका मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि जो विधानसभा का या चुनाव का जो मैदान होता है ना, वो बड़ा क्लिष्ट होता है। वहां पर किसी के फरमान नहीं चलते हैं, वहां पर आपने जनता के लिए क्या किया है उसका हिसाब किताब लगा के जनता वोट देती है। तो डॉक्टर साहब ने अभी तक तो इस क्षेत्र की संगठन के लिए बहुत कुछ किया होगा उन्होंने, लेकिन इस क्षेत्र की जनता का ना कभी उनसे काम पड़ा ना उनको कभी उनसे काम पड़ा। तो मेरे को तो ये भी लोग बोलते हैं कि मांगलिक कार्यक्रमों में डॉक्टर साहब जाते तो थे, लेकिन जो सहयोग करना चाहिए किसी के विवाह आयोजन में या शुभ कार्यों में वो नहीं करते थे। तो देखिए, आदमी व्यक्ति याद कैसे रहता है। हमारे जो भारतीय संस्कृति, हम किसी के यहाँ जाते हैं, हमारे दोस्त के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो हम मिठाई लेकर जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर जाते हैं, तो उससे बच्चों के जहन में आपका चेहरा ध्यान रहता है। जो हमारी बहू बेटियां हैं वो बोलती फलना फूफा आए थे। तो ये सारी चीजें तो डॉक्टर साहब के पास थी नहीं। ये सब किसके पास था? तो कांग्रेस प्रत्याशी है, वे सालों से लोगों के दुख दर्द में, दुख सुख में या धार्मिक आयोजनों में सहयोग के माध्यम से, भंडारों में सहयोग के माध्यम से, या जो विवाह आयोजन है किसी जरूरतमंद की मदद की, ये जो लगातार संपर्क किसका था? संपर्क था कांग्रेस प्रत्याशी का। तो इस लिहाज से भाजपा तो यहाँ नगण्य थी, पहला उनका डाउनफॉल यहाँ आ जाता है। अब आपने पूछा था कि भाजपा हाँ नहीं, जातिगत समीकरण मैंने आपको बता ही दिया कि जो गुजर का जो मामला है और जो ठाकुरों को बहुत एक, और ठाकुरों के बारे में कहा भी जाता है एक हो ही नहीं पाते। ये अगर ये एक होके अगर लड़ते आ रहे थे तो यहाँ से कांग्रेस कभी गेन ही नहीं करती, क्योंकि पूरा बेल्ट तो भाजपा का है। ये आप देखिएगा लोकसभा में, आप देखिएगा अभी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा गेन करती है। तो वही वाली बात है। कुल मिला के आपका सीधा सीधा ये है कि फायदा किसको हो रहा है? तो फायदा निश्चित तौर पे कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस ही यहाँ से लीड करती फिर गेन करती दिखाई दे रही है। और
मान लीजिए कि अगर जो भाजपा बार बार बोल रही है, सारे नेता, मतलब अब आज तो मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था, उसमें सूट वूट ना कुर्ते पजामे नए नए जैकेट भी सिल गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का भाग्य अच्छा है। कांग्रेस का भाग्य अच्छा है, क्या ये 2024 तक चलेगा? राशि जी, अभी जिस तरह से जो पूरे मध्य प्रदेश के जो आंकड़े सर्वे के जो आ रहे थे, उससे लग रहा था कि कांटा जोड़ मुकाबला दोनों के बीच में, और कुछ सर्वे कांग्रेस के पक्ष में भी बता रहे थे। तो निस्संदेह कहीं ना कहीं जनता थोड़ा बदलाव के मूड में तो है, और जनता बदलाव भी चाहती है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से भी पीड़ित है, एंटी इनकम्पेंसी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रही। तो निस्संदेह मेरा ऐसा मानना है कि एक स्थायी सरकार बनने की पूरी पूरी मध्य प्रदेश में संभावना है। इसकी अभी तक के जो, खैर यहाँ नागदा में बैठ के मैं मध्य प्रदेश के बारे में एक तो आकलन हम कर रहे नहीं कर सकता। बाकी जो पत्रकारों की, जो मैं वरिष्ठ पत्रकारों की, मैं एक स्वर्ण गर्ग, एक जाना पहचाना नाम है हिंदुस्तान की पत्रकारिता में, मैं अक्सर उनको सुनता रहता हूँ। मैं रवीश कुमार को भी सुनता रहता हूँ, प्रसून वाजपेयी को भी सुनता रहता हूँ, आशुतोष जी को भी सुनता रहता हूँ। तो इन पत्रकारों की जो मैं डिबेट सुन रहा था, उन डिबेट के सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर निश्चित पहुंच रहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की प्रबल संभावना बन रही है। शरद जी, अगर हम बात करें अगर यहाँ पर कि किस तरह से जो कांग्रेस को गेम मिल रहा है, तो क्या ये गेम सेबोले की वजह से हो रहा है? देखिए, पहले इंटरव्यू में मैं और सनोलिया जी थे, और आपने प्रश्न पूछा था उस समय भी, तो हमने कहा था कि हाँ, सेबोटेज तो हुआ है और खुला हुआ है। लेकिन बाद के दिनों में जब हमने चर्चा की, ग्रामीण क्षेत्र में भी की, शहरी क्षेत्र में भी की, पास में ही खाचरोद है, वहां भी हमने की, तो जहां तक हमने देखा है कि मेरा अगर आकलन बताऊं, तो कांग्रेस 7,500 वोट से जीतेगी, है ना। अगर सेबोटेज हो माना जाए, तो फिर कांग्रेस की जीत का आंकड़ा अगर 15,000 तक पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि सेबोटेज यहाँ पर हुआ है। और ये भी हो सकता है कि परिणाम जो हम लोग वो बता रहे हैं कि कांग्रेस को गेन है, हम लोग देखिए डेटा पे बात कर रहे हैं, और जो बातचीत के आधार पे ही आपको बता रहे हैं। अपन डाटा पे हो सकता है परिणाम कि क्या हम आएंगे तो हम मान लीजिए कि हमने 700-800 लोगों से बात की, उस आधार पे हमने ये एक हर क्षेत्र में जाकर उस आधार पे हमारा ये है, और बाकी जो पिछले चुनाव के डाटा, उस आधार पे हमने ये पूरा एक डेटा निकाला है कि कांग्रेस को गेन है, कांग्रेस को माइलेज मिल रहा है नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में। अन्य की बात अपन नहीं करते अभी। तो कहीं ना कहीं, अभी आपको सनोलिया से नहीं बताया था कि जो बड़े खिलाड़ी थे दिलीप शेखावत जी, उनको यहाँ से पार्टी ने बाहर भेज दिया। क्यों भेजा, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि वो एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को, यहाँ नहीं, अंदर के गांव, जो सुदूर गांव है, वहां भी वो एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं। और देखिए, लोग ये कहते हैं कि वे पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे। कोई किसी के विरोध में काम नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। आप अपने लिए किसी से कुछ मांग सकते है ना, या अपने लिए फायदा भी करवा सकते हो, अपने लिए नुकसान की भी बात कर सकते हो। लेकिन किसी तीसरे के लिए आप किसी से मांगने भी जाओगे, तो पहली बात तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, और तीसरी बात है, वो तीसरा आदमी क्यों मांगेगा तीसरे के लिए। कहीं भी मैं ये सेबोटेज को इस दृष्टि से भी ठीक नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि क्षणिक गुस्सा होता है व्यक्ति का। देखिए, कोई भी हो, आज हमारे घर में अगर 2 बच्चे, एक के लिए नई शर्ट लाए और दूसरे के लिए नहीं लाए, जबकि हमारा ये सोचना है कि 4 दिन बाद ले आएंगे, है ना, क्योंकि व्यवस्था एक की थी तो एक की पहले ला दी। लेकिन वो 4 दिन तो वो बच्चा है ना, विरोध में ही रहेगा। तो सीधा सा पार्टी में भाजपा ने टिकट वितरण जो किया है, वो किस आधार पर किया, ये तो 3 दिसंबर के बाद ये इन सभी चीजों पे चर्चा होगी भाजपा की। क्योंकि मेरे आकलन में तो कुल मिला के, अगर सेबोटेज नाम की कोई चीज है, तो फिर तो जो प्रभाव सामने वाले का था, उस हिसाब से तो फिर कांग्रेस को तो घर ही बैठना था, घर बैठ के भी जीत जाती है। तो कुल मिला के ये है, कांग्रेस गेन में है। और जो दिलीप जी शेखावत या भाजपा के जो अन्य, हाँ, एक और कांग्रेस का सबसे बड़ा प्लस है कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, वहां एक ही लीडर था, दिलीप सिंह गुर्जर, और यहाँ बहुत सारे लीडर थे, सबके अपने स्वाभिमान थे, सबके अपने आत्मसम्मान थे। कहीं ना कहीं
वो घर बैठ गए, उन्होंने ये किसी को ये नहीं, वो खुद घर बैठ गए। देखिए भाजपा में एक चीज बहुत अच्छी होती है, भाजपा का जो बूथ मैनेजमेंट रहता है ना, वो उन वोटरों को भी घर से निकाल लाता है जो बिस्तर पर रहते हैं, जो विकलांग दिव्यांग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उन्हें कांधों पे उठा के लिया। इस बार ऐसा कोई भी एक दृश्य आपके कैमरे में आया क्या? नहीं, इस बार इस तरह के कहीं कोई दृश्य आया क्या? आप मैं बताऊं आपको एक बहुत, ये लाडली बहना कर रही भाजपा, 7506 वोट कम डले महिलाओं के पुरुषों की अपेक्षा, जबकि लिंगानुपात में महज 1900 वोट कम थे, 1900 से कुछ, मतलब महिला पुरुषों में जो अंतर था वो 19 से 2000 के बीच में था। तो वोटिंग में 7506 मतलब 7500 वोटों का अंतर तो यही आ गया। तो मान लीजिए कि कहीं इम्पैक्ट आया भी होगा तो यहाँ खत्म हो गया कुल मिला के। सिविलाइजेशन की बात करें तो कांग्रेस को घर बैठ के चुनाव जीतना था, तो कहीं बड़ा चेहरा यहाँ से जाना तकलीफ का तो नहीं है कांग्रेस के लिए, इसका फायदा तो नहीं है। निसंदेह मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे दिलीप सिंह जी शेखावत, उनको बाहर भेजना पार्टी का निर्णय मैं उचित नहीं मानता हूँ। संभवतः वो इस क्षेत्र में होते और मेहनत करते तो उसके कोई बेहतर चुनाव आते, और यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी रही है तो और कहीं अधिक मतों से जीती। निश्चित, जैसे शरद जी भी बोल रहे थे कि दिलीप सिंह जी शेखावत एक ऐसा चेहरा था कि गांव-गांव में उनको लोग नाम से जानते थे और वो मतदाताओं को नाम से जानते थे। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आखिर उनका टिकट किस पैमाने के आधार पर काटा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ सर्वे टीम जब यहाँ काम कर रही थी और सबसे आगे थे सर्वे, 3 सर्वे जो टीमें आई थी, सबके सर्वे में तो सबसे ऊपर ही अलग अलग उनका अलग अलग जो मानना था सर्वे टीम का। तो अब ये एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट क्यों काटा, इंटरनल क्या बातें रही है, वो एक अलग इशू है। लेकिन मेरा ऐसा मानना कि भारतीय जनता पार्टी दिलीप सिंह शेखावत का यदि उपयोग करती तो शायद और भी कई बेहतर परिणाम यहाँ आ सकते थे। ये थे हमारे साथ कैलाश सोनवणे जी, वरिष्ठ पत्रकार, और शरद गुप्ता जी, जिन्होंने बेबाकी से यहाँ पर हमारे सवालों का जवाब दिया। और खास तौर से अगर हम बात करें यहाँ के नागदा और खाचरोद समीकरण की, तो खाचरोद में कहीं ने, नागदा और खाचरोद विधानसभा में कहीं न कहीं कांग्रेस यहाँ पर गेन करती हुई नजर आ रही है। जो आंकड़ों की बात करें, हम सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से चल रहे हैं, 2018, 2013 और 2008 के जो आंकड़े यहाँ पर देखे गए, उन आंकड़ों से अगर चलते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर कांग्रेस की ही जीत दर्शाई जा रही है। बीजेपी को भी यहाँ पर नए प्रत्याशी की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यही प्रत्याशी कहीं पुराने चेहरे पे होते तो ये एक नया समीकरण होता। मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए, नागदा खाचरोद विधानसभा से।